हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम लोग लगातार क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं और देख रहे हैं कि क्वेश्चन में शुरुआत के क्वेश्चन थोड़ा-सा उलझाऊ उठे, लेकिन बाद में क्वेश्चन आसान पे आसान होता चला जा रहा है। हम लोगों ने अभी तक 150 तक क्वेश्चन किए, 90 टू 150। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 90 से 150 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसमें देखा कि मात्र 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा-सा झलाऊ टाइप के थे, आज मैंने सोचने पर मजबूर करता। बाकी क्वेश्चन ऐड ईज़ी ये आप आसानी से कर सकते हैं। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 151। 151 देखिए कितना आसान कह रहा है कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो रिप्रेजेंट द सर्टेन टाइप ऑफ इवोल्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स टू एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। देखिए दो चीज़ ये दिया हुआ है, एनालॉगी और एक होता है आपका होमोलॉगी। एनालॉगी में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होगा, लेकिन जो फंक्शन होगा वो सेम होगा, सिमिलर होगा। ये आपका होता है एनालॉगी। और जो होमोलॉगस होता है उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि क्या करिए, बस स्वीट पोटैटो और पोटैटो सब जानते हैं। जो पोटैटो होता है वो स्टेम होता है और जो स्वीट पोटैटो होता है वो रूट होता है। फंक्शन दोनों का सेम है, लेकिन ओरिजिन दोनों का कैसा है, डिफरेंट है। इसलिए क्या हो जाएगा, एनालॉगी। क्या हो जाएगा, एनालॉगी। अब बात है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ध्यान रखिएगा हमेशा जो आपका एनालॉगी होता है वो हमेशा होता है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी एसी, और जो होमोलॉगस होता है वो होता है एचडी यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट मतलब होता है कई पॉइंट से आ करके ये मिले, और डाइवर्जेंट मतलब एक ही पॉइंट से कई जगह ये जाए, इसीलिए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। अब देखो होता क्या है, चूँकि फंक्शन अलग अलग है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एनालॉगी और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये देखिए यानी पहला ऑप्शन क्लियर। इसके अलावा और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास। जैसे आपका होता है विंग्स ऑफ बर्ड एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट। ये दोनों क्या है, एनालॉगी। क्यों, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। जो बर्ड का विंग्स होगा उसमें बोन्स होती हैं, लेकिन जो इंसेक्ट का विंग्स होता है वो सिंपल स्किन का फोल्ड होता है। क्लियर है। तो क्या फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट, दैट इज द एनालॉगी। और एनालॉगी हमेशा शो करेगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ध्यान रखिएगा ढेर सारे और भी जैसे आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ ह्यूमन, मतलब और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं कि आई ऑफ ऑक्टोपस और आई ऑफ ह्यूमन, ये दोनों क्या एनालॉगी है। क्लियर। क्यों, क्योंकि ऑक्टोपस एक इनवर्टिब्रेट है और ह्यूमन क्या है, वर्टिब्रेट। जब भी इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट सामने है समझ लीजिए कि क्या है आपका एनालॉगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 152 पर आते हैं। ठीक है, 152 भी क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा समझना पड़ेगा बस, बाकी बहुत विशेष है नहीं। तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ, करेक्ट विद द हेल्प ऑफ गिवन पेडिग्री फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बर्थ ऑफ चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग कैरियर इन F1 यानी प्रोबेबिलिटी पूछा कि जो कैरियर होगा थर्ड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकेंड जनरेशन, थर्ड में पूछा कि जो कैरियर का प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होने के चांसेज हैं। अब यहाँ पे देखो डायग्राम को अगर साफ साफ पढ़ोगे, जो कि यहाँ पे जो मदर है वो डिजीज़ है, यहाँ पे काला ब्लैक है, मदर क्या है, डिजीज़ है, और इसमें इसके जो बेटियाँ वो कैरियर दिखा रहा है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये सेक्स लिंग रेसिव डिजीज़ है। क्लियर है। अब आगे देखिएगा, आगे देखिए यहाँ पर मेल दिया हुआ और बगल में कैरियर। जब आप कैरियर फीमेल और डिजीज़ मेल से क्रॉस कराओगे तो कैरियर सिर्फ एक ही आएगा। आप ट्राई कर देख लो, जैसे यहाँ पे जब आप कराओगे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल कराते हैं, जैसे फीमेल के हैं यहाँ पे कैरियर हैं, फीमेल क्या कैरियर, मतलब हम लोग लिखते हैं स्मॉल एच, यस ये कैरियर होता है, और स्मॉल एच और कैपिटल वाई आपका जो होता है वो आपका होता है डिजीज़। तो यहाँ पे पहला आएगा एच और स्मॉल एच, ये कैरियर फीमेल होगा। दूसरा आएगा कैपिटल एच कैपिटल वाई, नॉर्मल बॉयज होगा।
अब फिर आएगा स्मॉल एच, स्मॉल एच, ये आपका अफेक्टेड फीमेल हो जाएगी, और लास्ट में आएगा स्मॉल एच और वाई, ये अफेक्टेड मेल हो जाएंगे। यानी एक अफेक्टेड फीमेल, एक अफेक्टेड मेल, एक नॉर्मल मेल, और कैरियर की बात तो कैरियर एक है, यानी 4 में एक है, यानी 1/4। देखो 1/4 जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। ये देखो दिया हुआ आपको 1 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ। तो इस प्रकार आप लगा सकते हो। क्वेश्चन बहुत देखने में एक बार आदमी परेशान हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे किया जाएगा तो आसानी से लग सकता है। तो क्वेश्चन बहुत झलाऊ नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 152 हो गया, हम लोग आते हैं 153 पर। देखिए ये भी आपका दिया हुआ है असरेशन और रीजनिंग पर। जब भी कहते हैं असरेशन और रीजनिंग की बात आए, हमेशा क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, आंसर अपने आप डर के मारे निकल के बाहर आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है कि सेल ऑफ टैप्टम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टैप्टम इंक्रीज द इफिशिएंसी ऑफ नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। देखो यहाँ पर जो लाइन हमको दिखाई दे रही हैं, ध्यान से देखो कि पहला तो 100% सही है, फिर दूसरा क्या दे रहा है, दूसरा दे रहा है प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टैप्टम इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें ये सही नहीं है, ए ट्रू है बट आर्स क्या है, फॉल्स है। ए ट्रू है और आर क्या है, फॉल्स है, साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं अगला क्वेश्चन। चौवन, देखो चौवन क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन एंड माइटोटिक डिवीजन नीडेड टू अकर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल ऑफ एन एंजियोस्पर्म। बहुत आसान है, कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल से बनना है क्या, इंडोस्पर्म बनना है। क्या बनना है, इंडोस्पर्म, सॉरी एम्ब्रियोसैक बनना है, एम्ब्रियोसैक बनना है। अब आप पता है कि एक बार जब मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड सेल बनेंगे, और उस हैप्लॉइड सेल में जब एक बार माइटोसिस होगा तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे, और फिर दोबारा होगा तो 4 न्यूक्लियस होंगे, और तीबारा होगा तो 8 हो जाएगा। और आपको पता है कि एम्ब्रियोसैक में 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो एक बार मियोसिस और 3 बार माइटोसिस, देखो कहीं दिया हुआ ये 1 मियोसिस, तीसरा वाला दिया हुआ ऑप्शन था, तीसरा सही है। ठीक, आसान है, थोड़ा सा लगाइएगा। नेक्स्ट देखो दिया कि विच आर द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आप पूछ रहे हैं, 1 सिंगल एग्जाम्पल दिया, बुक एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पी होता है। क्या होता है, पी, और बाकी सब पिटूनिया, धतूरा, चिली क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यानी कहने मतलब पिछला जो क्वेश्चन जो आया था वो बहुत ज़्यादा मतलब 10 से 15 क्वेश्चन थोड़े मतलब टफ लग रहा था, बाकी सारा क्वेश्चन इतना ईजी आ रहा है कि आदमी आसान से लगा सकता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी क्रम में जो है आसान ही है, बहुत टफ नहीं है, देख लेते हैं। करेक्ट, आफ्टर मैचुरेशन ऑफ प्राइमरी लिम्फॉइड रीजन द लिम्फोसाइट माइग्रेट फॉर इंटरेक्शन विद द एंटीजन टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लाइक। तो कहने मतलब आफ्टर मैचुरेशन से पहले हमको पता होना चाहिए कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है क्या। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं थाइमस और बोन मैरो, थाइमस और बोन मैरो होते हैं। तो ये दोनों तो ऐसे निकल के, अब कह रहा है कि कहाँ माइग्रेट करके जाएंगे, जहाँ उनसे एंटीजन से मुलाकात हो, वो तीनों होते हैं, स्प्लीन हो, लिम्फॉइड ऑर्गन हो, पेयर पैचेज हो, तीनों यानी कहने मतलब सी डी जो लास्ट ऑप्शन, चौथा ऑप्शन दिया और सी डी, तो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, सिर्फ समझना था। तो इसमें क्या था ना कि थाइमस और बोन मैरो ये दोनों क्या हैं, दोनों आपके मेन लिम्फॉइड ऑर्गन हैं, मेन लिम्फॉइड ऑर्गन है। थाइमस बोन मैरो यहाँ बनते हैं
और इस मैच्योर होने के बाद वहाँ पे आ जाते हैं स्प्लीन, लिम्फोइड ऑर्गन, पेयर पैचेज में। जानते हैं कि पेयर पैचेज इंटेस्टाइन में, लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फ नोड होते हैं, स्प्लीन आपके हैं ब्लड प्यूरिफायर। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर एंटीजन से मुलाकात होती है और एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट। वन 156 हो गया, आते हैं 157। देखिए क्या क्वेश्चन है। ये भी स्टेटमेंट ध्यान, जब भी कोई क्वेश्चन तो कुछ को 2-3 में पढ़ो। साफ साफ कह रहा है कि फिग फ्रूट जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। तो फ्रूट है तो फ्रूट तो कभी आपका नॉन वेज तो हो ही सकता है, तो नॉन वेजिटेरियन फ्रूट है, पहले ही गलत हो गया कि फिग फ्रूट इज नॉन वेजिटेरियन फ्रूट एज इट इंक्लूड, ये गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट का फिग वैप्स इज फिग ट्री एक्सिबिट म्यूचुअल रिलेशनशिप एज ए फिग वैप्स कंप्लीट their लाइफ साइकिल इन द फिग फ्रूट एंड फिग फ्रूट गेट पॉलिनेटेड बाय वैप्स। ये लाइन तो सही है कि फिग फ्रूट पॉलिनेटेड बाय द फिग वैप्स होता है, लेकिन दोनों का कोई म्यूचुअली वो नहीं है ऐसा। तो ये चीज़ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो इससे आप परेशान ना होइए। इसका मतलब ये दोनों गलत है, पहला भी गलत हो दूसरा भी गलत है, यानी स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड दूसरा सही है, बोथ स्टेटमेंट में गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर? ये बहुत पुराना और निहायत ही घटिया क्वेश्चन है। स्पिंडल फाइबर का फंक्शन होता है, क्या काम होता है इसका? काम होता है सेपरेट द क्रोमोसोम। जब ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक वर्ड आता है डिसजंक्शन, जहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अलग करते हैं। जैसे मेटाफेज स्टेज देखिए, वहाँ पर पूरा स्पिंडल फाइबर बन जाता है, एनाफेज में खींचता नहीं हो जाता है और टेलोफेज में बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू सेपरेट द क्रोमोसोम, ये आपका मेन फंक्शन है स्पिंडल फाइबर का, तो इसका पहला आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो दिया हुआ, नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ है। करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? सब जानते हैं जिम्नोस्पर्म मतलब नेकेड सीड। तो नेकेड सीड एक ही जगह दिया हुआ है, नेकेड सीड ये है सेकंड नंबर आपका इसका आंसर है। वो सोचना चाहना है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मतलब वैसे सिंपल क्वेश्चन है कि आप पढ़ते ही क्वेश्चन लग जाएगा। सीड आर ग्रोइंग इन द फ्रूट एंजियोस्पर्म, सीड आर नेकेड लग गया है आपका क्या? जिम्नोस्पर्म। सीड आर ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, जिम्नोस्पर्म ऑफ फ्लावर ये भी गलत है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 60 नंबर, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन। आपको पता है एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कौन सा होता है? एड्रिनलिन होता है, जिसको आप इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं, जो पुतलियों को फैलाता है। जो पहले दिया हो पुतलियों को कॉन्सेप्ट पहले गलत हो गया। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। इट इज़ हाइपरग्लाइसेमिक, बिल्कुल सही है कि ये क्या करता है कि इमरजेंसी के दौरान ये आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है ग्लाइकोजन को तोड़ करके। इस काजेज पीलियो इरेक्शन मतलब होता है रोंगटे खड़ा कर दें, जैसे शाम दिखाई दे दौड़ गए डर गए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये भी सही है। इट इनक्रीज द स्टेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट को भी बढ़ा देता है। तो कहना BCD कौन? BCD ये तीनों सही हैं, पहला छोड़ दे BCD। ठीक, देखिए BCD कौन है? यहाँ पर दूसरा सही है BCD। तो हमने देखा कि इधर जो क्वेश्चन थे बिल्कुल आसान थे, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट हम लोग फिर आगे करेंगे 160 से 70 तक आगे, लेकिन हम देखिए यहाँ तक हम लोग देखे चले आ रहे हैं, लगातार जो क्वेश्चन है वो आसान पे आसान दिया जा रहा है। सिर्फ लोगों ने बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया था, बहुत ज़्यादा कठिन। सिर्फ शुरुआत में 10-20 क्वेश्चन डाले से आदमी को चक्कर नहीं लगा था, बाकी ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि 90 से हम लोग आज पहुँच गए 60, यानी लगभग 50 क्वेश्चन के 60 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 60 क्या कर सकते हैं, 70 क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। 10 उधर 50 60 इधर, 70 क्वेश्चन में 15-20 क्वेश्चन थे ऐसे। तो जो कठिन तो बाकी सब ईजी लग रहा है, इसलिए कहा था कि सबसे पहले कंपटीशन मतलब सबसे पहले ईजी क्वेश्चन में आप हाथ लगाइए कि ईजी ना गलत होने पाए। कठिन गलत जाए तो कठिन तो किसी से भी गलत हो जाएगा, उसको परेशानी की जरूरत नहीं है। इसलिए सरल क्वेश्चन को गलत ना होने पाए, क्वेश्चन ना समझ में आए तो एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार लगातार पढ़िएगा, और पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन आंसर अपने आप आ जाएगा। इसलिए और ऐसे नहीं आएगा सिर्फ पढ़ते रहो, उसको बार बार आप आंसर रिवाइज किए हो, बुक रिवाइज किए, नोट्स रिवाइज किए, तब जा करके अच्छे से हो पाएगा। इसलिए बायो
ऑलवेज नीड रिवीजन 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 और रिवीजन। थैंक यू, मिलते फिर अगली बार इसी के साथ और नए वीडियो।